तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 20 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता वनडे वर्ल्ड कप। फाइनल मैच में भारत को 6 विकेट से हराया। जी हां, भारत को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में 6 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा है। अभी हाल ही में बीते रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता। मैच के अपडेट की बात करें तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन पे ऑल आउट हो गई। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को 241 रन बनाने थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने केवल 4 विकेट खोकर 43 ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और इस तरह से टीम इंडिया हार गई। शायद आपको पता होगा, इस मैच को देखने के लिए बड़े ही शौक से पीएम मोदी भी पहुंचे थे। अब टीम इंडिया की हार के बाद पीएम मोदी का इस पर बयान आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में। पीएम मोदी ने कहा, प्रिय टीम इंडिया, विश्व कप के दौरान आपकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था, यानी कि आपका इरादा। फिर पीएम मोदी आगे लिखते हैं कि आपने बहुत अच्छे जज्बे के साथ खेला और देश को आप लोगों ने बहुत गौरव दिलाया। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने टीम इंडिया को हौसला टूटने नहीं दिया। टीम की हार के बावजूद पीएम मोदी ने उनको सब्र देते हुए ये सभी बातें कही कि आपने जितना भी खेला है, जैसा भी खेला है, वो बहुत अच्छा खेला है। जाहिर बात है, खेल में हार जीत तो लगी रहती है। ऐसे में पीएम मोदी का ये बयान टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनको सब्र देगा। आपको बता दें, कुछ ऐसा ही बयान राहुल गांधी ने भी दिया है। वहीं कल के मैच को लेकर देखें ये एक और बड़ी खबर, वर्ल्ड कप फाइनल के मैच में घुसा फिलिस्तीनी समर्थक विराट कोहली से जबरन लिपटा। उसकी टी शर्ट पे लिखा था, फिलिस्तीन को आजाद करो। जी हां, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में सुरक्षा में चूक देखने को मिली। भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच के बीच ग्राउंड पर अचानक एक फिलिस्तीनी समर्थक स्टेडियम के अंदर घुस गया। यानी कि जहां पे मैच चल रहा था, वो बैटिंग कर रहे विराट कोहली से जबरन लिपट गया, उनसे गले लगने लगा। मैच में घुसे युवक ने अपने चेहरे पर मास्क और फिलिस्तीन को आजाद करो के मैसेज वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा भी था। हालांकि ग्राउंड पे पहुंची सिक्योरिटी टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वहीं उसे पकड़ने के बाद पूछताछ के लिए चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है, उसका नाम जॉन है और वो विराट कोहली से मिलना चाहता था और फिलिस्तीन का समर्थन करता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, स्टेडियम में बीते रोज रविवार को वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों समेत 1 लाख से ज्यादा लोग पहुँचे थे। मैच को लेकर देखें एक और खबर, अभी से 40 साल पहले खिलाड़ियों को केवल 1500 रूपए मिलते थे, लेकिन अब कई मामलों में 6 लाख रूपए मिलते हैं। जी अहमदाबाद में टीम इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं, हार गई है। वहीं आपको बता दें, आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को बतौर इनाम $4 मिलियन यानी कि करीब 33 करोड़ रुपए देगी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज से 40 साल पहले सन 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने कप्तान कपिल देव के साथ वर्ल्ड कप जीता था। हालांकि उस समय खिलाड़ियों को पैसे बहुत कम मिलते थे। ये जानकारी न्यूज 18 की तरफ से दी गई है और बताया गया है कि हैरान करने वाली बात यह है कि आज जहां एक क्रिकेट खिलाड़ी को बतौर मैच फीस लाखों रुपए मिलते हैं, वहीं 40 साल पहले यानी कि उस समय खिलाड़ियों को मैच की फीस मिलाकर, डेली अलाउंस मिलाकर भी केवल 2100 रूपए मिलते थे। लेकिन अब मामला बिल्कुल ही अलग है। आपको बता दें, बीसीसीआई यानी कि भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, अब वो ग्रेड के हिसाब से खिलाड़ियों को पैसे देता है। इसके लिए बीसीसीआई बोर्ड एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, यानी कि 1 साल में कितने पैसे देगा, इसका ऑफर दिया जाता है। लेकिन ग्रेड के हिसाब से अभी से 40 साल पहले सभी खिलाड़ियों को एक जैसे पैसे मिलते थे, लेकिन अब जो जैसा खिलाड़ी होता है उसको वैसी ग्रेड दी जाती है और उसके पैसे भी वैसे ही होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी ग्रेड है A+, इसमें खिलाड़ी को 1 साल के लिए 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। वहीं क्लास ए में 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। वहीं बी क्लास में यानी कि बी ग्रेड में 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, A+ ग्रेड में केवल 3 खिलाड़ी हैं। पहले हैं विराट कोहली, दूसरे हैं रोहित शर्मा और तीसरे हैं जसप्रीत बुमराह। इसके भी अलावा खिलाड़ियों को मैच फीस के अलावा पर्याप्त मात्रा में भत्ता मिलता है। बताया गया है एक वनडे मैच खेलने के लिए हर क्रिकेटर को प्रति गेम यानी कि हर एक मैच के लिए 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं हर T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं हर टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दें, ये पैसे उनसे अलग हैं, जो कि हर साल बीसीसीआई बोर्ड द्वारा दिया जाता है ग्रेड के हिसाब से। तो अभी इस समय क्रिकेटर की कमाई पहले के मुकाबले बहुत 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 ज्यादा है। असल में दोस्तों बात यह है कि कई लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर खिलाड़ियों की कमाई कैसे होती है, इनको पैसे कैसे मिलते हैं, तो हमने आपको बड़े ही इन शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, आइए तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि साउथ कोरिया में बैन होगा कुत्ते का मीट। हर साल 20 लाख कुत्तों को मारा जा रहा है। कसाईयों के नुकसान का हर्जाना भरेगी सरकार। जी हाँ, साउथ कोरिया में कुत्ते का मीट खाने पे पाबंदी लगने वाली है। रूलिंग पार्टी के पॉलिसी चीफ यूई डोंग ने इसकी घोषणा की है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक साउथ कोरिया में डॉग मीट खाने को लेकर दुनिया भर में लंबे समय से विवाद जारी है। एनिमल राइट्स संगठन भी इसका विरोध करते रहे हैं। एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट के मुताबिक देश में हर साल यानी कि साउथ कोरिया में हर साल 20 लाख कुत्तों को मार दिया जाता है। बताया गया है सरकार 2027 तक कुत्ता खाने पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार इसी साल बिल लेकर आएगी। वहीं बताया गया अभी जो लोग साउथ कोरिया में कुत्ते का मीट बेचते हैं तो उन लोगों को हर्जाना भी दिया जाएगा ताकि वो लोग ज्यादा पंगा ना करें। देखिए अगली खबर कि हो जाइए
ये अलर्ट 1 जनवरी से बंद हो जाएंगी। गूगल पे, पेटीएम और फोन पे की यूपीआई आईडी। आइए बताएं क्या है कारण और पूरी जानकारी। जी हाँ, अगर आप भी गूगल पे, पेटीएम या फोन पे पर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल एनपीसीआई ने गूगल पे, पेटीएम और फोन पे को एक सर्कुलर जारी करते हुए एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो यूपीआई आईडी बीते 1 साल से एक्टिव नहीं है, यानी जिन ग्राहकों ने बीते 1 साल से अपनी यूपीआई आईडी से कोई लेन देन नहीं किया है तो उसे 31 दिसंबर 2023 के बाद बंद कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग चाहते हैं उनका यूपीआई आईडी बंद ना हो तो वो अपने यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करें पैसे लेने के लिए या देने के लिए। देखिए अगली खबर। उत्तराखंड टनल दुर्घटना पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, सब ठीक रहा तो 2 से 3 दिन में पीड़ितों को बचा लेंगे। जी उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बन रही सुरंग धंस जाने के बाद से करीब 41 मजदूर उसमें फंसे हुए हैं। सुरंग में पिछले 8 दिनों से फंसे इन मजदूरों को अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है, यानी कि बचाया नहीं जा सका है। मजदूरों को बचाने की कई कोशिशें अब तक असफल हो चुकी हैं। अब इसी बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड पहुंचे। यहाँ उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया। यहाँ मीडिया से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 7 से 8 दिनों में हम पीड़ितों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2 से 3 दिनों में हम पीड़ितों को बचा लेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि जब 12 नवंबर को 41 मजदूर टनल के धंस जाने की वजह से उसमें फंस गए तो उस समय अधिकारियों ने कहा था कि 2 से 3 दिन में इन लोगों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब 8 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब दोबारा 2 से 3 दिन का समय बताया गया है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि प्रशासन तो कई तरह की मशीनें लाकर, कई विदेशी मशीनें लाकर तरह तरह के तरीके अपनाकर उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसी मामले में देखें एक और खबर। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर आया है ये बड़ा अपडेट कि अब रोबोट्स की होगी तैनाती, एक और लाइफ सपोर्ट पाइप लगाया जाएगा। जी हाँ, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि उत्तरकाशी टनल हादसे में अब एक साथ कई स्थानों से बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। मजदूरों को बचाने के लिए रोबोट्स की तैनाती होगी ताकि वो सुरंग की छत और मलबे के बीच की जगह का ध्यान रख सके, जाँच कर सके। इसके साथ ही एक और लाइफ सपोर्ट पाइप डाला जा रहा है। वैसे ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो भी लोग अंदर फंसे हुए हैं उन लोगों को एक छोटे से पाइप के जरिए खाना पानी साथ ही में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा दवा वगैरह भी। देखिए अगली खबर। भारत ने फिर फिलिस्तीनियों के लिए भेजा 32 टन जरूरी सामान। ये मदद मिस्र के रास्ते पहुंचेगी। वहीं एक ताजा अपडेट के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में जान गंवाने की कगार पर हैं 32 बच्चे। जी इजराइल हमास जंग के बीच भारत ने फिलिस्तीनियों की मानवीय मदद के लिए 32 टन जरूरी सामान C-17 एयरक्राफ्ट के जरिए मिस्र भेजा है। वहीं दूसरी तरफ यूएन ने बताया है कि अल शिफा अस्पताल में अभी भी 25 स्टाफ, 2 से 91 मरीज और 32 नवजात बच्चे मौजूद हैं, यानी कि जो अभी पैदा हुए हैं। इन बच्चों की हालत बेहद ही गंभीर है क्योंकि अस्पताल में कई तरह की चीजें खत्म हो गई हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो भारत ने एक बार फिर से इंसानियत का फर्ज निभाते हुए 32 टन जरूरी सामान फिलिस्तीन की आम जनता के लिए भेजा है। देखें एक और बड़ी खबर कि तुर्की से भारत आ रहे एक पानी के जहाज को हुती विद्रोहियों ने कर लिया है हाईजैक। इसमें 25 क्रू मेंबर मौजूद हैं। जी इजराइल और हमास युद्ध के बीच यमन के हुती विद्रोहियों ने अभी हाल ही में बीते रविवार को तुर्की से भारत आ रहे एक पानी के जहाज को हाईजैक कर लिया है। जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है और इसमें 25 क्रू मेंबर मौजूद हैं। वहीं बताया गया हुती विद्रोहियों के एक स्पोक पर्सन ने कहा है कि इजराइल की तरफ से चलने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि इस मामले में इजराइल का कहना है कि जिस जहाज को हुती विद्रोहियों ने कब्जा किया है वो उनका है ही नहीं, बल्कि वो जहाज तुर्की का है और ये जहाज भारत आ रहा था। वहीं दोस्तों इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि इम्फाल एयरपोर्ट के ऊपर UFO देखने की खबर मिली, जिनको एलियन का विमान कहा जाता है। इसकी वजह से 3 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। 2 फ्लाइट को डाइवर्ट भी करना पड़ा। जी इम्फाल एयरपोर्ट पर बीते रविवार को यानी कि 19 नवंबर 2023 को हड़कंप मच गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट के रनवे के पास आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि UFO देखा गया। इसके चलते 3 घंटे से ज्यादा अफरा तफरी मची रही। यही नहीं, इम्फाल आने वाली 2 फ्लाइट को कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया, वहाँ पे लैंड होने नहीं दिया गया। हालांकि बाद में सर्विस को बहाल किया गया। अब एक बड़ा सवाल ये है कि जो ऑब्जेक्ट देखा गया था जिसको UFO कहा जा रहा है, आमतौर पे UFO एक ऐसे विमान के लिए इस्तेमाल होता है जो कि एलियन के विमान होते हैं। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में या जो एक बॉलीवुड मूवी है कोई मिल गया ऋतिक रोशन की, उसमें भी जो एक विमान आता है आसमान से यानी कि दूसरी दुनिया से, उसी को UFO कहा जाता है। हालांकि अब ये कितना सच है, आने वाले दिनों में इसकी अधिक जानकारी मिल सकेगी। युद्ध को लेकर देखें ये एक और बड़ी खबर कि इजराइल को हराने के लिए ईरान ने बनाया है फतह नाम का प्लान। पूरे अरब में मच सकता है एटमी कोहराम। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, इजराइल को हराने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ऐसा फतह प्लान बनाया है जो पूरे अरब में एटमी कोहराम मचा सकता है। इजरायली सेना यानी कि IDF ने दावा किया है कि ईरान ने सीक्रेट तरीके से हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को 500 किलोमीटर तक मार करने वाली अपनी फतह नाम की मिसाइल दे दी है। इसका एक ही मतलब है कि हिजबुल्लाह और हुती विद्रोही एक साथ इजराइल पे इस मिसाइल के जरिए हमला करने वाले हैं। हिजबुल्लाह और हुती ने भी
बाकायदा वीडियो जारी करके इसका ऐलान कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह भी खुल्लम खुल्ला और जो यमन का ग्रोह है हूती, ये दोनों ही मिलकर इजराइल पे हमला करेंगे मिसाइल द्वारा। इसकी जानकारी खुद इजराइल द्वारा दी गई है और पहले ही बता दिया गया है कि ऐसा हो सकता है। जाहिर बात है, अगर सच में ऐसा होता है तो ये जंग और लंबी चलेगी, यानी कि मासूम लोगों की जान और जाने वाली है। देखिए अगली खबर। करोड़ों साल पहले गायब हुआ था ये विशालकाय जीव, जिसकी तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। वैज्ञानिक इस जीव को दोबारा जिंदा करने वाले हैं। जी इंसान ने गुफाओं की जिंदगी से लेकर अब तक बहुत कुछ हासिल किया है। खास तौर पर बात करें विज्ञान की तो इस मोर्चे पर इंसान ऐसी ऐसी चीजों तक पहुंच रहा है जिसकी कभी कल्पना भी करना मुश्किल था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब वैज्ञानिकों की एक टीम कुछ ऐसा करने जा रही है जो एक विलुप्त प्राणी को नई जिंदगी देगा। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का टारगेट एक ऐसे विशालकाय और रोएदार जीव को जिंदा करने का है जो करोड़ों साल पहले हुआ करता था। मौसम में बदलाव या अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहने की वजह से ये जीव धरती से पूरी तरह से गायब हो गए, विलुप्त हो गए। हमने कभी इन जीवों को नहीं देखा है। सिर्फ उनके जीवाश्मों के आधार पर, हड्डियों वगैरह के आधार पर वैज्ञानिकों ने उसकी तस्वीर बनाई है। ये देखने में एक हाथी की तरह लगता है। इसको ऊनीमैथम या वूलीमैथम के नाम से जाना जाता है। तो अब वैज्ञानिकों ने इसी वूलीमैथम नाम के विशाल रोएदार जीव को जिंदा करने पे काम शुरू किया है। बात यह है कि बर्फीले इलाके में इनके फ्रोजन डीएनए मिले हैं। अब इसी के जरिए इसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक एक एशियन एलिफेंट के साथ, यानी कि हाथी के साथ इसको कंबाइन करने वाले हैं। कंबाइन करने के बाद एक बच्चा पैदा किया जाएगा और उस बच्चे में एशियन एलिफेंट और ये वाला जो जीव है जो कि वूली मैमथ के नाम से जाना जाता है, इन दोनों ही का डीएनए उस बच्चे में होगा। बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंस के वैज्ञानिक ने दावा किया है कि साल 2028 तक इनके बच्चे अस्तित्व में आ जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में वैज्ञानिक ये बड़ा कारनामा करके दिखाने वाले हैं। और जो जीव एक जमाने पहले या कह लें करोड़ों साल पहले गायब हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, वैसी प्रजातियां आपको दोबारा देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत ही ठंडे एरिया में इनका डीएनए हमें मिल गया है। उसके जरिए इस काम को अंजाम दिया जाएगा। देखिए वैज्ञानिक रिपोर्ट को लेकर ऐसी ही एक और खबर कि पृथ्वी के जीवन का दम घुटने से होगा अंत। शोध में किया गया है ये बड़ा दावा। जी हाँ, पृथ्वी में दो तरह के बदलाव हो रहे हैं, दूरगामी प्रभाव डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बदलाव हैं जो बहुत तेजी से होते हैं लेकिन उनके असर बहुत गहरे होते हैं और यहाँ तक उनसे पृथ्वी की प्रक्रियाओं में बड़ा या लंबे समय तक रहने वाला बदलाव आ जाता है। फिलहाल ये ताज़ा जानकारी आई है एक शोध के मुताबिक कि पृथ्वी पे जो जीवन है उसका अंत दम घुटने से होगा, यानी कि पृथ्वी पर जो भी चीजें मौजूद हैं तो उनका अंत दम घुटने की वजह से होगा। जाहिर बात है, जलवायु परिवर्तन की वजह से, लाखों साल से जमे ग्लेशियर के पिघलने की वजह से, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से हालात तो कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जैसा कि शोध में दावा किया गया है। देखिए अगली खबर। अमेरिका और चीन में फिर बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, तो क्या भारत में भी फिर से बढ़ सकता है कोरोना का खतरा? आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, कोरोना से जूझने के बाद अब दुनिया अपने रास्ते पर आ गई है। हालांकि ठंड बढ़ते ही एक बार फिर कोरोना के मामले कई जगहों पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया बीते कुछ हफ्ते में अमेरिका में कोरोना की वजह से कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। बीते 11 नवंबर तक एक सप्ताह में अमेरिका में 16,239 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। इस तरह से कोरोना के मामलों में 8.6% की उछाल देखी गई है। इसके अलावा चीन में तो अभी हाल ही में कोरोना की वजह से कई लोगों की जान भी गई है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में कोरोना का खतरा भारत में आएगा या नहीं। दोस्तों बात यह है कि अभी हाल ही में जिस कोरोना की वजह से लोगों की जान गई है तो वो कोरोना का एक अलग ही वेरिएंट है। असल में कोरोना का वेरिएंट जब भी बदलता है, जब भी म्यूटेट होता है तो पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग तरह का हो जाता है। अब जो हमने वैक्सीन बनाई है उनमें से कई वैक्सीन में या सभी वैक्सीन में वो क्षमता नहीं होती है कि वो उसको मार सके। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो भारत में दोबारा कोरोना का खतरा पैदा हो गया नहीं, इसकी कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि नहीं फैलेगा। अगर कोरोना के मामले जैसे चीन में आ रहे हैं वैसे मामले यहाँ भी आने लगते हैं तो खतरा बढ़ जाएगा। और आप लोग बखूबी जानते हैं कि अगर कोरोना का खतरा बढ़ेगा तो आप लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। देखिए अगली खबर। अब धार्मिक स्थलों पर भी लगेगा टैक्स। सीएम योगी ने अफसरों को दिए हैं निर्देश। आइए बताएं क्या कहा। जी हाँ, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक स्थलों से न्यूनतम टैक्स की वसूली की जाए। महापौर, डीएम और नगर आयुक्त ये सभी मिलकर धर्म गुरुओं के साथ बैठक करें, धर्म गुरुओं को इसके बारे में बताएं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अब इन सभी पर न्यूनतम टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि सबसे कम टैक्स, लेकिन अब टैक्स देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को लेकर देखें एक और बड़ी खबर के यूपी में हलाल प्रोडक्ट क्यों किए गए बैन। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, यूपी की सरकार ने बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश के भीतर हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, यानी कि इसको बनाने, इसको बांटने या इसको बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि उन मामलों में छूट दी गई है जहां निर्यात होने वाले उत्पादों के लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको आसान शब्दों में बता दें कि असल में हलाल सर्टिफिकेशन पूरी तरह से मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। शायद आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जो मुस्लिम समुदाय है वो चाहे मुर्गे का मीट हो, बकरे का मीट हो या कोई भी मीट हो, उसको वो तभी खाती है जब वो हलाल हो, और वो किसी भी मीट को तभी हलाल मानती है जब उस जानवर को ज़ब्ह करते हुए अल्लाह का नाम लिया गया हो। तो अब ऐसे में कई कंपनियां हैं जो ये कहती हैं कि हमारे
पास जो मीट है, हमारे पास जो सामान है वो पूरी तरह से हलाल है, तो ऐसे ही उत्पाद पर यूपी में रोक लगा दी गई है। हालांकि उन सामानों पर रोक नहीं लगाई गई है जहां पर हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है या जहां के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है। अब वहां पर ऐसी चीजों का उत्पादन या उसको बेचना नहीं हो सकेगा कि आप सभी चीजों पर हलाल का टैग लगाओ और उसके बाद बेचो। यूपी सरकार ने ऐसे सामानों को बैन कर दिया है कि बिना फालतू में किसी भी सामान पर हलाल नाम का टैग लगाया जाए। दरअसल बात यह अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में हलाल सर्टिफिकेशन के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अखबार में आगे लिखा गया है कि सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक कानून 2006 में हलाल सर्टिफिकेशन का जिक्र नहीं है, इसीलिए ये गैर कानूनी है। आसान शब्दों में कहें, कुल मिलाकर कहें तो ये कहा गया है कि जिन चीजों पर हलाल का टैग लगाना जरूरी नहीं है तो उन पर हलाल का टैग क्यों लगाया जा रहा है। देखिए अगली खबर के नेपाल सरकार ने मुसलमानों के धार्मिक आयोजन इज्तिमा पे लगाई रोक। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय में ग्रोह है जो कि देवबंदी के नाम से जाना जाता है। ऐसे मुसलमानों का सालाना यानी कि हर साल एक धार्मिक सभा होती है, इसको इज्तिमा कहते हैं। हालांकि अब नेपाल सरकार ने ऐसे इज्तिमा पे रोक लगा दी है। नेपाल की सरकार ने धार्मिक संवेदनशीलता का हवाला देते हुए इज्तिमा पे रोक लगाने का ये फैसला लिया है। नेपाल सरकार ने इज्तिमा के लिए लगाए गए टेंट और इसके लिए बाहर से आए लोगों को 24 घंटे के अंदर स्थान को खाली करने का निर्देश दिया है और ये कह दिया गया है कि कोई इज्तिमा वगैरह नहीं होगा। देखिए अगली खबर के मिट्टी में मिला खतरनाक वैम्पायर वायरस, अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने की है खोज। आइए हम देखते हैं अगली खबर कि हल्के फाइटर प्लेन के इंजन भारत में बनेंगे। LCA Mark II और एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट में इसे लगाया जाएगा। हाल और जी मिलकर इसे तैयार करेंगी। आसान शब्दों में कहें तो अब अपने भारत में जो हल्के फाइटर प्लेन है उनके इंजन अब यहीं पर बनेंगे, उन्हें विदेशों से लाना नहीं पड़ेगा। देखिए अगली खबर के राहुल गांधी बोले मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए, मोदी जी ने पिछड़े साथ ही में दलितों और आदिवासियों को मरवाया है, वो अकेले ओबीसी बचे हैं। बात यह है कि राहुल गांधी ने अभी हाल ही में राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित किया और ये बातें कही। और जैसा कि देखा जा रहा है और इससे पहले भी देखा गया है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े नेता एक दूसरे पर कई ऐसे आरोप लगाते हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं। हम यहाँ पर सभी पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं। चुनाव के दौरान कुछ ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं जो बिल्कुल ही चौंकाने वाले होते हैं, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी ने कहा। देखिए अगली खबर के पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में नॉनवेज पार्टी हुई, मांस के साथ शराब भी चली, अफसरों ने किया डांस, हेड ग्रंथी भी पहुंचे हुए थे। जी पाकिस्तान के श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा परिसर में बीती रात एक पार्टी हुई जिसमें नॉनवेज तक परोसा गया। इस पार्टी के बाद पाकिस्तान की परियोजना प्रबंधन यानी कि PMU के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद अबू बकर आफ्ताब कुरैशी विवादों में आ गए हैं। ये पार्टी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी से 20 फीट की दूरी पर की गई। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब सिख धर्म के लोगों के लिए बड़ी आस्था की जगह है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 20 नवंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, खास करके बारिश को लेकर। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, यानी कि आज। इसके अलावा भी केरल, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।